कि क्या कभी ऐसा कोई समय रहा, मान लो उत्तर प्रदेश की बात कर लो, क्या कि मुलायम सिंह जी मान लो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उत्तर प्रदेश के हर आदमी के पास बराबर संपत्ति हो गई? ऐसा नहीं देखा। हमने तो सुब्रत राय की संपत्ति बढ़ती देखी, ननकू की तो देखी नहीं। हमने सुब्रत राय की बढ़ती देखी, ठीक। एक अब अभी नहीं आएंगे, आप तो जानते हो मेरा वो जब साइकिल आएगा तभी आएगा, अब क्या उंगली उठाओगे, ठीक। वो विषय तो नहीं चलेगा। मैं वो भी कालखंड नहीं ढूंढ पा रहा नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह तक कि जब देश में रोजगार ज्यादा हो गए हो और आदमी कम बचा हो, बोले यार अब तो बेरोजगारी माइनस में चली गई। दुनिया में कहीं ऐसा है क्या? दुनिया का कोई मुल्क है जहां ऐसा है कि 100 लोग काम करने वाले हैं और 200 काम है? दुनिया में तो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं कि जितना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, मैंने तो ऐसा देखा नहीं। और जब हम ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री है, 3 बार है, हम मान रहे हैं, लेकिन जनता इनके खिलाफ है, तो हम हास्यास्पद हो जाते हैं। सारी डिबेट ही वहां से शुरू होती है कि जनता इनके साथ है इसीलिए प्रधानमंत्री है। और अभी मैंने एक कीर्तिमान तो बताया नहीं अपने उत्तर प्रदेश के मित्रों को। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कालखंड तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हो चुके हैं। ये चीज आपको और अनॉयड करेगी, ये भी सच है, लेकिन है सच। मुफ्ती साहब क्या करोगे? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। वो गोविंद बल्लभ पंत से भी आगे निकल गए, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव छोड़ो, नरेंद्र तिवारी है। जनता है, जनता है भाई, क्या करिएगा। इस जनता के जनादेश का सम्मान तो करना ही होगा। नेहरू जी जब रहे, और एक बात कही सब लोगों ने, नेहरू जी के समय क्या स्थितियां थी आपको अंदाज नहीं अमिताभ जी। एक स्थिति मैं बता दूं धर्मेंद्र भाई, आप शायद देर से जुड़े थे। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद लंबे समय तक लोकसभा में उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए 10% सांसद भी नहीं थे। आप समझ गए ना? यानी 10% सांसद भी विपक्ष में नहीं रहे जब पंडित जी प्रधानमंत्री थे। तब सरकार चलाना आसान होता है। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो 200 सवा 200 लोग हैं ना खिलाफ नरेंद्र मोदी की लोकसभा में। तब 10% भी नहीं थे। जो लोग ऐसा करेंगे नेहरू जी ने तो कितनी मुसीबत से, नहीं भाई, आजादी का समय था, जवाहरलाल की जय जय थी, गांधी जी की जय जय थी। इसलिए इसको उसी दृष्टि से देखिए। ओपी सिंह जी, मुझे 3 बातें बताइए जो आपको लगता हो इस 12 साल में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ी बातें की, एक। और दूसरा, जो लोग आपके विपक्षी आप पर आरोप लगा रहे उस पर रिस्पॉन्ड करिए। एक तो नेहरू जी से तुलना पर आपत्ति है मेरे ख्याल से, मुफ्ती साहब से लेकर रवि प्रताप सबको। जी 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 अमिताभ जी, हम समझते हैं कि आज भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में एक अध्याय लिखा जाएगा। इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे लंबा है। ये एक आपने इस पर एक डिबेट रखा और सबसे 3 बातें पूछी है, उपलब्धियां, लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और मुफ्ती साहब ने उसको सीधे सीधे घुमा दिया। नेहरू बनाम मोदी। भाई, नेहरू जी से मोदी की तुलना नहीं हो सकती। नेहरू जी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। उस समय देश के जाने माने एडवोकेट और पूंजीपति मोतीलाल नेहरू के घर में जन्म लिए थे। कहां मोदी एक साधारण परिवार में जन्म लिए, संघ के कार्यालय में झाड़ू लगाते थे और स्टेशन पर चाय बेचते थे। लेकिन जब 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ लिया, तो विपक्ष को यह अंदाजा नहीं था कि यह व्यक्ति हमारे नेहरू जी का भी कार्यकाल, जो लंबा कार्यकाल है, उससे भी आगे निकल जाए। खैर, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी, खुद मोदी जी, खुद योगी जी, ये जनता जनार्दन को देते, उनके आशीर्वाद से हम इस पर। देखिए, इस डिबेट में सबसे महत्वपूर्ण बातें 3 थी जो आपने पूछा कि 3 बताइए 12 साल में। मैं बताता हूं तो नहीं बताई सारी। देखिए, देश में गरीब कल्याण और देश का अभूतपूर्व विकास एक साथ देशवासियों ने कभी नहीं देखा जो 12 वर्ष में देखा, नंबर 1। नंबर 2, इस 12 साल में परिवारवाद कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ा।
नंबर 3, प्रधानमंत्री का चेहरा तो बेदाग रहा ही, चोरी करने का की भ्रष्टाचार। उपलब्धि तो भाजपा को जाती है अमिताभ जी। 20 मैं मिनट, अभी 20 मिनट, मिनट, अभी 20 ओपी सिंह। मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, आप बोलिएगा, आपका टाइम आएगा। हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा, हम समझ रहे हैं, आप कृपया शांति बनाए रखें। तीसरी बात, मोदी जी पर के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। नंबर 4, उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई वो मुफ्ती साहब के लिए भी चलाई, रवि प्रताप के लिए भी चलाई, पूर्वोत्तर में भी चलाई, पश्चिमांचल में चलाई। अगर हम कहते हैं इस देश के गरीबों को 81 करोड़ लोगों को हम प्रतिमाह जो है राशन देते हैं, हम प्रतिमाह उनको जो है उज्ज्वला गैस देते हैं, हम उनको जनधन खाता देते हैं, हम उनको शौचालय देते हैं, हम ऐसी विकास की धारा बहा रहे हैं कि अगर सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक सब में हम चल रहे हैं, तो विपक्ष को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि मोदी का विरोध करे लेकिन जनादेश का विरोध ना करे। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में वो 25 दलों की मीटिंग हुई, कहा कि SIR के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया, लेकिन केरल पर नहीं बोले, तेलंगाना पर नहीं बोले, हिमाचल पर नहीं बोले, पंजाब पर नहीं बोलते, इसलिए कि अब जो बचा खुचा है, अगर जनादेश का इसी तरह से असम्मान करेंगे तो 7 से हम 22 पहुंचे, ये जय बचे हैं वो भी हार जाएंगे। दूसरी बात, एक बात महत्वपूर्ण बताता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की पूरी सरकार बन रही है। रवि प्रताप सिंह, इनके नेता राहुल गांधी, जय जय पाव पड़े संजय के तहता बनता धार, जब से कांग्रेस की कमान संभाली, ये जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, एक शतक 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ आगे का युवराज अखिलेश भैया 27 का न्यायाधीश, वो राजा राजधीश कौन पोस्टर लगाता कार्यालय पर, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, ये पहले चुन लेते हैं। बना 50 में पैदा हुए, सुनो यार, कहवा कब एक बनती है? सेकंड, बताइए तो जरा। क्या उनकी बात आ जाए, जब वो आप लोग बोल रहे थे वो शांत सुन रहे थे ना, अब उनको हाँ, बोलने का तो अधिकार ये है। तो जनादेश के पहले चुनिए, सब वो चाह रहे। और जो उत्तर प्रदेश की कमान मिली, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के बलबूते पर कोई सरकार नहीं बनती। और मैं अंतिम बात कह के समाप्त कर रहा हूं, सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो उपेक्षित था, मुस्लिम तुष्टीकरण का होड़ लगी थी, मुसलमानों के लिए सारी सुविधाएं थी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, हिंदुओं के देवी देवताओं की उपेक्षा हुई, परिहास हुआ। यही कांग्रेसी, यही कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि राम तो एक दार्शनिक पात्र है। इन्होंने जो है उसमें तमाम हस्तक्षेप किया कि राम मंदिर न बन पाओ, और आज राम मंदिर नहीं, भव्य राम मंदिर, मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर, आप अयोध्या में जो काशी में भव्य काशी कॉरिडोर, महाकाल का मंदिर, चित्रकूट ऐसा बना है कि 17 करोड़ लोग एक वर्ष में जा रहे हैं। और जो जीडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है 4 लाख करोड़ की जो है, वहां अयोध्या में, केवल अयोध्या में व्यवसाय हुआ 4 लाख करोड़ की। ये है उपलब्धि। आप उपलब्धि ना बताते हो, आप वही रटी रटाई बात करते हो। वो महंगाई बढ़ गई, अरे महंगाई पर तो चुनाव लड़े, बेरोजगारी पर चुनाव लड़े, नोटबंदी पर चुनाव लड़े, 370 पर चुनाव लड़े, 3 तलाक पर चुनाव लड़े, किस पर? SIR पर लड़ोगे? ठीक, लड़ो, बिहार हार ठीक, गए। वो ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। भाई, मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं तोड़ा, इसमें अपनी धारणा हो सकती है कि कोई कहेगा 47 से गिनो, लेकिन इसमें तो कोई कह नहीं कह सकता कि भारत में जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त में गुजर रहे हैं। आज ममता दीदी की स्थिति क्या है, घर घर डोल रही है, पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, तिनके बिखर रहा तृणमूल। ये तो सच है ना, ये भी मोदी के कार्यकाल में हुआ है, ये भी जान लो। एक समय था जब जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़े बिना कोई पार्टी चुनाव में नहीं उतर सकती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जामा मस्जिद जाना पड़ता था। मुफ्ती साहब जानते हैं, पुराने आदमी है। क्या कहा जाता था, फुरफुरा शरीफ जब तक है तब तक तो भाजपा कभी नहीं आ सकती बंगाल में।
एक ये भी बदलाव हो गया कि फुरपुरा शरीफ, चराने शरीफ, अजमेर शरीफ सब अच्छे, लेकिन आप जिताने और हराने का दंभ नहीं लेके चल सकते। अब ये भी बड़ी बात हो गई। बंगाल ने सबको आईना दिखा दिया मुफ्ती साहब, कोई बचा नहीं क्या? लोग बताते थे 87 सीटों तो ममता के इस पॉकेट में है, उसके आगे की बात करो यार। उनकी स्थिति ये हो गई 20 सीट नहीं बची उनके पास, राम भजो। ये सच्ची बात है। इमाम जिसके ऊपर हाथ रख देते थे वो राजदूत बन जाता था। मुफ्ती साहब आप तो जानते हो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप पुराने आदमी हो। अब वो नहीं है। हाँ ये जरूर भाई, एक गलत, आप उसको गलत मानो तो गलत मान लो। अब वो नहीं चलेगा। क्या MY नहीं चलेगा? बिहार में नहीं चला, खत्म हो गया। MY सिस्टम ही खत्म हो गया। यूपी में भी नहीं चला। ये है, क्या करेगा? ठीक बात। और एक भाई, मोदी जी से आपको इतनी आपत्तियां हैं, आप हो सकता आने वाले भविष्य में मोदी जी की तारीफ करते मिलो जब योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। क्या तब आप कहोगे नहीं मोदी अच्छे थे? मुफ्ती साहब मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है कुछ वर्ष बाद आप ये कहते मिलो कि मोदी जी अच्छे थे, हम लोग मोदी जी के पीछे खड़े थे, ये योगी जी कहां से आ गए। हमने देखा लोग पहले अटल जी की आलोचना करते थे, फिर अडवाणी जी जब पार्टी के अध्यक्ष बने तो बोले नहीं अटल जी अच्छे हैं। क्या फिर अडवाणी जी की, अब मोदी जी आए तो अडवाणी जी अच्छे हो गए, बोले नहीं अडवाणी तो बहुत अच्छे थे, हम तो उन्हें बड़ा प्यार करते थे। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कल योगी आदित्यनाथ आएंगे तब आप लोग कहोगे कि मोदी जी अच्छे थे। एक और सवाल लूंगा सबसे, मनीष गुप्ता, कोई पार्टी कोई व्यक्ति सरकार में खुद नहीं आ सकता। जैसे मैंने आरंभ में कहा था, ये बल प्रयोग का देश नहीं है, ये जनादेश का देश है। नेहरू जी, इंदिरा जी, मोदी जी, कोई भी रहे प्रधानमंत्री के आसन पर, 3 ही बड़े कालखंड तक रहे, और मनमोहन सिंह 10 साल। बिना जनादेश के तो नहीं हो सकता। या तो जनादेश पार्टी को मिले या व्यक्ति को मिले। जैसे मनमोहन सिंह को जनादेश नहीं मिला, पार्टी को भी नहीं मिला, लेकिन सब जोड़ घटा के हो गया तो भाई ठीक, वो भी रहे। लेकिन अपने आप तो कोई नहीं बन सकता। हमको व्यक्ति से चिढ़ हो सकती है, लेकिन जनादेश से तो चिढ़ का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। मनीष गुप्ता, अनम्यूट करिए भैया जी। मनीष गुप्ता, अच्छा मुफ्ती साहब यही प्रश्न आपसे, जनादेश से तो कोई खिलाफत नहीं होनी चाहिए। मेरे मन का जनादेश आए तभी मानूंगा, ये तो जिद ठीक नहीं, ये जिद तो जमहूरियत के खिलाफ है। बोले मेरे चाचा जीतेंगे तो मैं मानूंगा चुनाव ठीक हुआ, अब बोले चाचा हार गए तो बोले मैं सब जगह व्हाट्सएप भेज दूंगा कि फर्जी चुनाव है। ये तो तरीका ठीक नहीं। मुफ्ती साहब देखिए, जनादेश का किसी ने अपमान नहीं किया है। मोदी जी को जनादेश मिला है तो तीसरी टाइम भी वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध हो रहा है। एक तरफ ही भाजपा के प्रवक्ता कह रहे करप्शन से हम पाक है। सुवेंदु अधिकारी पर किसने इल्जाम लगाया, और शर्मा पर, आसाम के सीएम पर किसने लगाया, और जाकर के अजीत पवार पर किसने इल्जाम लगाया। सबको प्रधानमंत्री मोदी ने गलबैया करके गले लगा लिया। अभी कह रहे हैं कि भारत शिखर पर है, तरक्की कर रहा, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा। 100, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं तरक्की कर रहा। भारत का एक्सपोर्ट कम हुआ, इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है। एक बात है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत भी है, फिर भी इन्वेस्टर नहीं आ रहे। आप इस्लामिक कंट्री के अंदर गए, सऊदी अरब जाकर के आ रहे, दुबई जाकर के आ रहे, फिर भी इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को गले लगा रहे। आपकी पॉलिसी कहाँ गई? आपकी पॉलिसी किधर जा रही? अमेरिका आपको डरा रहा है, चाइना लाल आंखें दिखा रहा। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा जनादेश मिला है, जनादेश का आप सम्मान करिए। जनादेश का सम्मान, ठीक है मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक।